हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की मॉडल पेपर की, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से काफ़ी अच्छा नंबर पूछा जाएगा। तो यदि आप इस मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो आप लगभग 70 नंबर का आपका पेपर होगा, तो आप लगभग 50 नंबर आसानी से यहाँ से पा जाएंगे। यहीं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इस मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है, तभी एग्जाम में जाना है। तो आज यह मॉडल पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आप अच्छे से पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से इसे रट लीजिए, और कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको यह वीडियो अंत तक जरूर से ज़रूर देखना है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो निर्देश दिया गया है उसे हमें सावधानीपूर्वक पढ़ना होगा और अच्छे तरीके से समझते हुए पढ़ना होगा कि क्या कह रहा है, क्योंकि अगर निर्देश आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम की कॉपी में आपका गलत हो जाएगा और अच्छे से नंबर कॉपी चेक नहीं हो पाएगी, तो आपको अच्छे से नंबर नहीं मिल पाएगा। तो आपको सबसे पहले निर्देश अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो देखिए, समय हमारा दिया गया है, समय 3 घंटा 15 मिनट का है। पूर्णांक हमारा कितना है, 70 नंबर का, और ये केवल प्रश्न पत्र है हमारा, इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सामान्य निर्देश, तो पढ़ लेना है। सही प्रश्न अनिवार्य, यानी आपको सही प्रश्न को करना है। दूसरा हमारा प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी जो शुरुआती 15 मिनट आपको दिया गया है उसमें केवल आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आप प्रश्न पत्र ही पढ़ें, आप अच्छे से समझ के लिखना भी शुरू कर सकते हैं। फिर इसमें तीसरा लिखा हुआ है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ एवं बा में विभाजित है, यानी आ और बा में विभक्त है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर OMR सीट में भरना है, यानी आपको गोला भरना है। 4 ऑप्शन रहेंगे, जो भी सही होगा आपको उसे गोले में भरना है। ये हमारा होगा। और जो हमारा 5वां निर्देश दिया गया है वो दिया गया है, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, यानी यदि आपने गोले को भर दिया है तो आपको उसे काटना बिल्कुल भी नहीं है। यानी जो आपने OMR सीट भर दिया है उसे आपको बिल्कुल भी काटना नहीं है। मान लीजिए जैसे ये है OMR, ये जिससे मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा गया, उसका ऑप्शन A है, B है और C है और D है। मान लीजिए 3-4 ऑप्शन है, आपने C अच्छे से गोले से भर दिया है। अब आपको ख्याल आया, नहीं तुरंत ध्यान आया कि नहीं ये C वाला ऑप्शन नहीं होगा, A वाला ऑप्शन होगा, तो आपने इसे काट दिया, A वाला कर दिया है, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, मतलब पूरा क्वेश्चन ही काट देगा एग्जामिनर। तो आपको ये ध्यान में रखना, काट पीट बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये हमारा हो गया। और हमारा जो यहाँ पर छठा मतलब जो हमारा निर्देश है उस बताया गया, खंड बा 50 अंक का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट एंड वर्णनात्मक सेकंड, यानी पहला और दूसरा वर्णनात्मक, यानी आपको इसमें लिखना है, रिटर्न वाला बता रहा है। एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है, 5-5 अंक के। फिर हमारा जो 7वां निर्देश हमारा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी जो भी प्रश्न पूछा गया है उसमें उसके सामने अंक दिया हुआ गया है कि कितने अंक का यह प्रश्न है। और हमारा जो 8वां है, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है, यानी आपको जो मानचित्र मिलेगा उस मानचित्र को भरने के बाद आपको ऐसे ही मानचित्र वहाँ पर मिलेगा। इसे भरने के बाद आप जो उत्तर पुस्तिका यानी जो लिखेंगे, कॉपी को जो लिखेंगे उसके साथ अच्छे तरीके से वहाँ पर आपको धागा देगा, अच्छे तरीके से रोल नंबर और पेपर कोड को डालकर उसे साथ में बांध देना है। तो आपको ये ध्यान में रखना, अलग नहीं छोड़ना, उसके साथ में बांधेंगे तभी वो कॉपी वहाँ तक पहुँच पाएगी, ना फिर इधर उधर आपकी कॉपी गिर जाएगी। तो आपको अच्छी तरीके से उसके साथ संलग्न यानी बांध देना है, वहाँ पर धागा मिलेगा, ऐसे पेन के साथ छेद कर देना है दोनों तरफ और अच्छे तरीके से बांध देना है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं अगले निर्देश की। सभी निर्देश को आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है यहीं पर, ताकि आप एग्जाम में आपका ज़्यादा समय खराब ना हो, अच्छे तरीके से आप जो भी हो अच्छे तरीके से कर सकें। हमारा जो 9वां पॉइंट दिया हुआ है निर्देश, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, यानी जो मतलब कि जिनकी दृष्टि कमज़ोर है या जो नहीं देख सकते हैं, मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। यानी आपको मानचित्र नहीं भरना, केवल जो प्रश्न पूछेंगे उनका उत्तर उनको देना है, बस आपको ध्यान में रखना है। तो जो दृष्टिबाधित है, यहाँ पे बाउंडेशन है, जो दृष्टिबाधित हैं, तो ये हमारा निर्देश हो गया। तो आपको इस निर्देश को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आशा करता हूँ कि आपको निर्देश समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं खंड आ के प्रश्नों की। जो हमारे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और इसे रट लीजिए। तो पहला हमारा प्रश्न है, और हाँ, कितने प्रश्न आप सही कर रहे हैं इन 20 में, आप कमेंट में जरूर बताएं कि सर हमारा इतना प्रश्न सही हुआ है 20 में से। तो इससे आपकी तैयारी भी पता चल जाएगी आप किस तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है, यानी जो 1815 की वियना संधि हुई थी उससे कौन संबंधित है। आपके ऑप्शन है बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मेटरनिक या ज्यूसेपी मैसिनी। तो
तो आपको इसमें बताना है कोई एक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, नेपोलियन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर बताता चलूँगा जिससे वीडियो लंबी ना हो, आप आसानी से समझ भी सकें। अगला हमारा है सत्ता की साझेदारी के लिए बेल्जियम मॉडल का जो मुख्य मतलब हमारा जो मुख्य महत्व क्या है। जो सत्ता की साझेदारी थी उसके लिए बेल्जियम का मुख्य मॉडल क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी जाति समूहों से उनके आबादी के अनुसार शक्ति साझा करना, यानी जो सभी जाति समूह थे उनके आबादी के अनुसार ही शक्ति साझा कर दिया जाए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, इसका सा भी हो सकता है और आ भी हो सकता है, तो आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई, इसका क्या कारण था। तो आपके ऑप्शन है बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंदी के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, महामंदी के कारण। यानी जो आपके 1928 में महामंदी आई थी उसके कारण गेहूं के रेट गिर गए थे, आपको बता देना। अगला प्रश्न हमारा है कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था। जो ब्रेटन वुड्स संस्था थी वो कहाँ स्थित थी, तो ये अमेरिका में स्थित थी, आपको बता देना। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। इस तरह के प्रश्नों में आपको नहीं जरूर देखना है कि नहीं, आप समझ लेंगे कि संबंधित है तो दूसरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिया नहीं है। कठोर संविधान शक्तियों का विकेंद्रीकरण या संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठोर संविधान जो हमारा है तो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विभाजन का कारण है, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। धर्म, भाषा, आ, बा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो हमारा समाज विभाजित होता है इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है, धर्म और भाषा, यानी दोनों कारण है। धर्म के आधार भी हमारा समाज में विभाजन होता है, भाषा के आधार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, आ और बा दोनों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालक और बालिकाओं के संख्या में असमानता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम हमारा इटली के फ्लोरेंस शहर से हुआ, तो आपको लगा लेना है। तो ये हमारे 8 प्रश्न हो गए। बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। तो 9वां प्रश्न हमारा है ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है। तो जो ड्यूक मेटरनिख थे उन्होंने जेसब मैथ्सनी को सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन माना था, तो आपको ये लगा लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, ये व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, आ एवं बा दोनों उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, आ एवं बा दोनों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, यानी जो हमारे मृदा है मिट्टी वो किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। तो यह अनवीकरणीय संसाधन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। निम्नलिखित में से कौन से पंजाब में भूमि संकुचन, जो पंजाब की भूमि संकुचित हो रही है, के मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में बहुत ज़्यादा सिंचाई हो रही इसलिए वहाँ की भूमि संकुचन के मतलब संकुचित हो रही, इसलिए इसका कारण हमारा हो जाएगा अधिक सिंचाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। तो भारत में केरल हमारा जो राज्य है उसकी शिशु मृत्यु दर निम्नतम है और यहाँ की साक्षरता बहुत ही हाई है, आपको बता देना। सबसे ज़्यादा भारत का किस राज्य में साक्षरता है, तो केरल में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और सबसे ज़्यादा यानी हमारा जो ये हो जाएगा मतलब स्त्री तो हमारा हरियाणा में हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र है और निजी क्षेत्र है इसे किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। रोजगार के आधार पर, परिस्थितियाँ, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्यम का स्वामित्व या किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, उद्यम का स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा है भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, यानी जो भूक्षरण है उससे क्या तात्पर्य, यानी मृदा का क्षरण होना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो नहीं, जब भूमि हमारी दलदली हो जाती है तो वो मृदा का क्षरण होने लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर भी देख लीजिए नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, सोन घाटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा
भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? यानी जो भूमिहीन ग्रामीण है, यानी जिनके पास भूमि नहीं है, प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है, प्रश्न में ही आंसर हमारा छुपा रहता है। उनके लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है, यानी कैसे वो विकास कर सकते हैं? नंबर 1, उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य। जब इनका पास खेत ही नहीं है तो ये उपज का समर्थन मूल्य देने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें। जब उनके पास पैसा ही नहीं, भूमि ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो अपने बच्चे को विदेश कैसे भेज सकते हैं? तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा हमारा है अधिक मजदूरी। हाँ, ये हो सकता है कि ये जो काम करते हैं इनके लिए इनको अधिक मजदूरी दे दें जिससे इनका विकास अच्छे तरीके से हो सके, तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छुपा रहता है, तब आपको अच्छे से आंसर मिलेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? यानी इससे पूछा गया है कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आपके ऑप्शन है कोयला, भूतापीय ऊर्जा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, आ एवं बा दोनों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। उपरोक्त सभी, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 20 थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब बढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। ये 20 नंबर का पूछा जाता है और सब्जेक्टिव प्रश्न हमारे 50 नंबर के पूछे जाते हैं। 50 नंबर में से हमारा 10 नंबर का मैपिंग वाला पोर्शन रहता है और 40 नंबर का हमें लिखना रहता है। तो चलते हैं उन प्रश्नों को भी देखते हैं। तो ये हमारे खंड बा के प्रश्न है, 50 अंक के पूछे जाएंगे। अच्छे तरीके से हमें इन्हें करना। वर्णात्मक फर्स्ट है, उत्तर लगभग 80 शब्दों में हमें देना है। तो जो पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हमारा हुआ 1914 से 1918 तक, तो आपको इसे बताना है कि जो इसके बाद महामंदी आई उसका कारण क्या था। तो ये हमें करना है, यानी महामंदी के बारे में पूछ रहा है। मेन इसका टॉपिक है महामंदी। 1929 की महामंदी के बारे में बताना है। फिर बताना 1928-29 की जो महामंदी थी, 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव। और इसका जो महामंदी आई थी 1928 1934 के बीच, उसका जो प्रभाव पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था पर, तो वो क्या था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो अगले वीडियो बनाया था कि कौन कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण है, उसमें मैंने हाईलाइट करके बताया हुआ था कि ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए आपको इस प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो आप अभी नहीं किए हैं तो अच्छे तरीके से इसे नोट कर तैयार कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लगभग 100% संभावना है कि इस बार यह प्रश्न पूछा जाए। तो अथवा लगा हुआ है, इसमें दोनों में से कोई एक करना है। बढ़ते अगले प्रश्न को। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना करना है। अथवा जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति भूमिका से विवेचना कीजिए। यानी जाति में राजनीति घुसी है, राजनीति में जाति घुसी है, इसे अपने आप से इससे समझते हुए इसका विवेचना करना है। यानी आपने क्या मतलब जो जातिवाद की राजनीति चल रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, बस उसी को आपको एक्सप्लेन करके इसमें लिखना है। वैसे ये पूछ रहा है। बढ़ते अगले, दोनों में से कोई एक करना है। 4 नंबर का ये पूछा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यक है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों का अपना स्पष्ट कीजिए। अथवा या तो ये करिए या तो यह कर सकते हैं। प्रश्न को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो अगला प्रश्न हमारा परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। यानी जो परिवहन है और संचार यानी कम्युनिकेशन और जो हमारा परिवहन है ये अर्थव्यवस्था मतलब देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं इसे आपको बताना है तर्क सहित। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं, विवेचना कीजिए। अथवा अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। ये हमारे 4 प्रश्न होंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमारा है वर्णात्मक 2, यानी ये हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, वो हमारे लघुत्तरीय प्रश्न थे। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित किया। यानी जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था उसके कारण आपको बताना है और इसे स्थगित क्यों किया था। प्रश्न 2 इसी प्रश्न में 2 प्रश्न पूछा गया है, एक कारण पूछा गया है और स्थगित क्यों किया था इसके बारे में आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न हमारा है
सत्याग्रह का अर्थ क्या है, सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार क्या थे। ये हमारे 6 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर आपको सत्याग्रह का अर्थ बताना है, ये 2 नंबर देगा, और गांधी जी के क्या विचार थे ये बताएंगे तो आपको 4 नंबर देगा, और यहाँ पर असहयोग आंदोलन के कारण बताएंगे तो 4 नंबर, और क्यों स्थगित किया ये बताएंगे तो 2 नंबर, 6 नंबर का। अंक का डिवीजन किया हुआ बंटवारा आप देख सकते हैं कि कितना लिखने पर कितना अंक देगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। यानी कि लोकतंत्र को कैसे सुधार सकते हैं, इसके लिए कुछ 4 आपको कदमों को बताना है, यानी कोई 4 कारण बताना है जिससे सुधर सके। वैध शासन का अर्थ क्या है, यानी वैलिड जो शासन है उसका अर्थ क्या है। लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है, ये प्रश्न हमारा होगा। इन दोनों में से कोई एक करना है। और ये हमारा अगला प्रश्न 7वां, वैश्वीकरण क्या है, यानी जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या है, इसकी वैश्वीकरण की कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे आप अच्छे तरीके से तैयार कर ही लीजिए। अच्छे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वैश्वीकरण वाला, ये बहुत बार ही पूछा गया है, तो आपको इसे तैयार कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं क्या क्या हैं उसका वर्णन करना है। यानी जो मोटे अनाज पाए जाते हैं उसके लिए आप इनका वर्णन करना है, और इनकी जो पैदावार होती है कौन कौन सी भौगोलिक अवस्थाएं हैं यानी परिस्थितियां हैं, उनके लिए कारण है, उनका वर्णन करना कि हाँ इन भौगोलिक परिस्थिति में ये अनाज अच्छे होंगे, तो आपको ये बताना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। असंगठित क्षेत्र, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और श्रमिक भेदभाव भी शिकार है। जो हमारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं वो सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण सहित आपको बताना है। फिर अगला प्रश्न हमारा है, मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। ये हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के 4 प्रश्न इसमें से करना रहता था, 4 उधर लघु उत्तरीय से, तो ये हमारे होगा। अब बढ़ते हैं हमारा मैपिंग वाले प्रश्न की ओर। तो हमारा देख सकते हैं मैपिंग वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछता है, आपको इसे मैप में भरना है। यदि आप दृष्टिबाधित हैं तो केवल आप आंसर लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो 1919 में हम पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग की घटना घटी। मैंने सभी मानचित्र से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और मानचित्र को कैसे भरना है इसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आसान भाषा में समझाया है। यदि आप पूरा वीडियो अच्छे तरीके से देख लें और जो मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए उससे अच्छे तरीके से कर लीजिए, आपका आसानी से मानचित्र का 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। बस आपको एक बार उसे देखना है। तो ये हमारा हो जाएगा 1919 अमृतसर पंजाब। दूसरा प्रश्न हमारा, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। तो गांधी जी ने नमक यात्रा दांडी से शुरू किया था और नमक बनाना साबरमती से प्रारंभ किया। तो साबरमती इसका राइट आंसर हो जाएगा। साबरमती कहाँ है, तो साबरमती हमारा गुजरात में है। तीसरा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। तो नील की खेती करने वाले किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था, बिहार में 1917 चंपारण आंदोलन। तो यहाँ लगा देना है चंपारण बिहार 1917। आप डेट चाहे तो लिख सकते हैं, या डेट कोई खास नहीं होता, डेट कोई नहीं देखता उसमें। एग्जाम में आपका मतलब देखता है की पॉइंट की आपने क्या बताया है, उसे मैप में किस प्रकार से भरा है। अगला प्रश्न हमारा, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। तो सूती मिल श्रमिकों ने जो सत्याग्रह किया था वो अहमदाबाद में 1918 में किया था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। दिसंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर मद्रास, यानी जो वर्तमान में तमिलनाडु है वहाँ पर हुआ था। सॉरी, नागपुर महाराष्ट्र जो हमारा है वहाँ पर हुआ था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये हमारे 5 प्रश्न हो गए। अब बढ़ते हैं 5 प्रश्न ज्योग्राफी के जो पूछे जाते हैं मैप से। इन प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है। पश्चिम बंगाल का कोई एक उद्यान आपको बताना है, इसी चिन्ह से उसमें भरना है। तो आप बता सकते हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टा काफ़ी प्रसिद्ध है तो आप उसे भी बता सकते हैं, या आप नर्मदा नदी मतलब और कुछ भी बता सकते हैं इसमें। तो आप सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, उसी वहाँ पर देख के इस चिन्ह से दर्शा देना है। अगला प्रश्न हमारा, नर्मदा नदी पर बना बांध, इस चिन्ह से आपको बनाना है और चिन्ह द्वारा दर्शाना है। यानी कि जो नर्मदा नदी पर बांध है उसे इस प्रकार से आपको बनाना है। तो यानी सरदार सरोवर हमारा हो गया, तो उसे आपको बना देना। महानदी चिन्ह द्वारा नाम से, तो कोई महानदी जहाँ से जाती है उसे चिन्ह द्वारा दर्शा देना। झारखंड का कोई एक कोयला क्षेत्र नाम सहित, इस चिन्ह से। तो झरिया झारखंड में कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध है, झरिया, तो आपको झरिया लगा देना है। बढ़ते हैं, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन यानी जो बंदरगाह वो बता दें। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह हमारा पूर्वी तट पर है, तो आपको बता देना है।
यदि पश्चिमी तट पर पूछे तो मुंबई बंदरगाह बता दें। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको बताया है। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित ही एग्जाम में आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा और आप अच्छा नंबर पाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और बताएंगे यह वीडियो आपको कैसे लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।